जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है खान सर के पब्लिकेशन बुक से। आज हम लोग 1 से लेकर 8 तक का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि उसे आप 1 से लेकर 8 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा और उसे देख लें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो चलिए आज इस प्रैक्टिस सेट का 9वां प्रैक्टिस सेट हम लोग आज देखेंगे। 9वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है, इसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि इसे देखें तो वो संरचना कौन है, विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विशाल स्नानागार संरचना मिली है मोहनजोदड़ो में जो सबसे महत्वपूर्ण है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर है, विशाल स्नानागार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी है जो महात्मा बुद्ध की जीवन की, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध की क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महात्मा बुद्ध के जीवन का जो जन्म हुए थे वहां पर वह स्थान का नाम क्या है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप एक गांव है, उसका नाम है लुम्बिनी। वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के जीवन जन्म हुई थी और उनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गृह त्याग, जब महात्मा बुद्ध ने घर से त्याग किए थे तो उसे क्या कहते हैं, उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो अपना उपदेश, प्रथम उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, प्रथम उपदेश जो सारनाथ में, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। तो उस जगह क्या कहते हैं, तो उस जगह जब प्रथम उपदेश दिए थे उस जगह को सारनाथ कहते हैं, लेकिन उस जब प्रथम उपदेश दिए थे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उस प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और महात्मा बुद्ध को मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की, और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। और इस घटना को क्या कहा था, महापरिनिर्वाण कहा था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा था। तो सारे ऑप्शन को मैंने बता दिया। गृह त्याग को क्या महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग जो घटना हुई थी महात्मा बुद्ध के 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण, और उसके बाद प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, यदि इसे देखें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में उन्होंने किए थे। कब आर्य समाज की स्थापना, ये प्रश्न पूछा है तो किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राजा राम मोहन राय के बारे में देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किए थे 1829 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन एवं आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों को माना जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति की कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसे प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो कौन सा उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किसने किए थे। तो ये जो उत्सव मनाने का प्रारंभ किए थे इसमें ज्यादा योगदान था किनका, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। यदि इस प्रश्न को देखें हम तो आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस व निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ था। इसका गठन वर्ष 1942 में हुआ था तथा इनकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम देखे किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट है जो 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद संसद के सभी कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और इसे अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है या नारेबाजी करता है तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और इस कानून को ही काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव था जो कब पारित हुआ है? भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक में प्रस्ताव पारित हुआ था और इसका प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था। कहां से पारित किया गया था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। अब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना अवश्य हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो नेपोलियन संहिता में कानून में समानता का दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन किया हुआ था, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया के बारे में वर्णन किया था, उपरोक्त में से सभी के बारे में वर्णन किया हुआ नेपोलियन संहिता में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेपोलियन संहिता 1804 में एक विषय कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म के विशेषाधिकार को सफाया, परिवहन, संचार साधनों में वृद्धि एवं समान मापतोल व्यवस्था आदि शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 9 नंबर प्रश्न की ओर। जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, जापान, जर्मनी और इटली ने एक गुट का निर्माण किया था। उस गुट का नाम क्या था? तो उस गुट का नाम था धुरी शक्ति। धुरी शक्ति, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उस गुट का नाम था धुरी शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति गुट व मित्र शक्ति, मित्र राष्ट्र के गुट के मध्य हुआ था। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे बड़े व शक्तिशाली देश शामिल थे और धुरी शक्ति में जापान, जर्मनी और इटली का गुट था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसमें 2 शब्द नहीं, ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां, केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोगों पर स्थित है। तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया? यह न्यायवादी नहीं है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है क्या न्यायवादी नहीं है? तो ये सही नहीं है। कौन सही नहीं है? यह न्यायवादी नहीं है, ठीक है। स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, तो ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये गलत है। तो कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? एक कौन सा अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र चुनाव आयोग, कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो हमसे कहा गया किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर 324। अब भाग कौन सा है? तो भाग 15 में, भाग 15 में रखा गया है। भारतीय संविधान के निर्वाचन के बारे में दिया गया भाग 15 एंड अनुच्छेद 324 से 29 तक, ठीक है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? तो भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो भारत में जो कानूनी अधिसत्ता है जो किसके अधीन है?
ये संसद के अधीन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसद भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधायिका है। विधायिका के प्रमुख राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 15 नंबर प्रश्न में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। उपराष्ट्रपति में ये नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा के नहीं होते हैं, ये गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत की संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है। राष्ट्रपति के संसद में दोनों सदनों में से किसी भी संसद को बुलाने तथा स्थगित एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संसद एवं दोनों सदनों के सदस्य उसमें शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अवस्थित नहीं है? तो कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली अवस्थित नहीं है? तो यदि हम इसमें देखें तो मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, ये तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये नहीं आते हैं और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम ये तीनों जगह पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है? न्यायाधीश दलवीर सिंह भंडारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न को चलते हैं, इसमें दिया गया 18 में कि किस राज्य का पृथक संविधान था? तो किस राज्य का पृथक संविधान था? तो किसका पृथक संविधान था? अलग से संविधान था, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसका पृथक संविधान था, भारतीय संविधान से अलग हटकर इसका संविधान था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न में सूरज की किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कुल 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, तो लगभग 8 मिनट का। ऑप्शन नंबर लगभग हमसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और यदि आपसे सेकंड में कहा जाए तो इसमें 500 सेकंड आपको ऑप्शन में मिलेगा। यदि आपको सेकंड में निकालने के लिए कह दिया कितना सेकंड में पहुंचता है, तो आपको 500 सेकंड का दायरा मिलेगा, तो वहां पर आप टिक कर सकते हैं, तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है? 15 लाख किलोमीटर है और यह 3.3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है और कुल 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड का समय लेती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है आपको यूरो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिनलैंड एक यूरोपीय स्कैंडिनेविया देश है दोस्तों। क्या है? एक यूरोपीय स्कैंडिनेविया देश है और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड है जो यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? यूरो। फिनलैंड का शासकीय मुद्रा यूरो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 21 में चले, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, इनमें से कौन संघनन नहीं है? तो इसमें से देखें धुआं संघनन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है आपको चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आज थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया गया है 23 नंबर प्रश्न में बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बीबीपुर एवं नजफगढ़ है जो किस प्रकार के क्षेत्र में है?
शिवालिक पहाड़ी पर है, अरावली पर्वत क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में है, रेतीला में है। तो ऑप्शन नंबर सी मैदानी क्षेत्र में स्थित है, बीबीपुर एवं नजफगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यह सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र रेतीला मैदान है, मरुस्थलीय है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है और ये अंटार्कटिक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि बर्फ से ढका प्रदेश है। विश्व के अन्य देश के कई ऐसे मरुस्थल है जो रेतीले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं, मैदानी क्षेत्र है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश देखें, आबादी वाला हमसे पूछा गया है, तो सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? तीसरा स्थान पर इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, इंडोनेशिया। ठीक, पहला यदि आपसे सबसे अधिक आबादी वाला देश देखें, 3 देश देखें सबसे अधिक आबादी वाला देश एशिया में, हमसे प्रश्न पूछा एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला। तो एशिया में 3 सबसे अधिक आबादी वाला देश देखे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न की ओर। यदि आप लोग इस तरह जीके जीएस को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं दोस्तों, वहाँ पर आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। बीएसएस इंटर लेवल का ही है प्रैक्टिस सेट, जैसे टॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस उसमें 15 दिया हुआ है, उसका जीके जीएस में पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ 1 से लेकर 15 तक, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है दोस्तों। और उसी तरह इल्यूटेरिया प्रैक्टिस सेट भी है जो उसमें भी 15 वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों बुक का मैं प्रैक्टिस अपलोड कर चुका हूँ 1 से लेकर 15 तक के, दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग है। उसी प्रकार आपको रुक्मणी प्रकाशन का भी बुक है, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया है, उसे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो उसे जाकर देख लें और अपने जीके जीएस को रिवाइज करें दोस्तों। यदि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उसे देख के आप रिवाइज कर लें ताकि आपका जीके जीएस और अच्छा बना रहे और आप रिवाइज करते रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर महसूस होता है दोस्तों जीके जीएस बनाने में। और यदि आप रिवाइज करते हैं तो आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे लेते हैं। म्यांमार इसका नया नाम है, तो म्यांमार किसका नया नाम है? तो बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है। बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ था और 1989 को बर्मा का नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नगर यंगून है और इसकी राजधानी नेपितावा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 26 नंबर, निम्नलिखित में सही जोड़े का मिलान कीजिए। सही जोड़ा क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि नागालैंड शिमला, ये गलत है, गलत है। असम ईटानगर, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ये भी गलत है। त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, त्रिपुरा अगरतला ये सही है। यदि हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर, ठीक है। नागालैंड का कोहिमा है जो इसमें दिया हुआ नहीं है। असम का गुवाहाटी और त्रिपुरा का ईटानगर। त्रिपुरा की राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। असम का दिसपुर होता है ना कि गुवाहाटी, असम का दिसपुर है, इसमें गुवाहाटी दिया हुआ। तो असम में गुवाहाटी स्थित है, राजधानी उसका नहीं है लेकिन असम स्थित है गुवाहाटी। और अरुणाचल प्रदेश में का राजधानी तो ईटानगर होता ही है और इसलिए असम को हम गुवाहाटी इसलिए मिला क्योंकि असम में ही स्थित है गुवाहाटी। और असम की राजधानी यदि देखें तो वो होता है दिसपुर, असम की राजधानी, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 27 नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है जो आपको सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद इस दर्रा को बंद कर दिया गया है और फिर 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया है इस दर्रा को। और 20वीं सदी की शुरुआत में 80% व्यापार नाथुला दर्रा से ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध के बारे में देखें तो ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न क्या है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो उसमें पेड़ लगाकर या वनोरोपण करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, मरु क्षेत्र में पेड़ लगाकर या वन रोपण करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 30 की ओर, 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में क्या कहते हैं? 30 नंबर प्रश्न में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है? तो इसमें से यदि हम देखें तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, घनी आबादी वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
1995 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। सबसे घनी आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 31 नंबर प्रश्न पर वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये वैश्वीकरण का अर्थ है। ठीक है, कानून में ढील देना ये भी है, आयात निर्यात में अंकुश लगाना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण के से क्या तात्पर्य है? तो इसमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वैश्वीकरण का मतलब ये नहीं कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, कानून में ढील देना, ये वैश्वीकरण का कारण नहीं है। और आयात निर्यात को अंकुश लगाना, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक समायोजन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्र में 1990 के दशक में किया गया था। तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये के नोट है जो आपको भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 में निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो पानी युद्ध किस देश में हुआ था? तो पानी युद्ध जो हुआ था वो बोलिविया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बोलिविया में पानी युद्ध हुआ था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 में, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो आइजिया बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 35 में देखें, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। और इस उत्सव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, और इसका आरंभ मानवाधिकार का कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 10 दिसंबर को। 36 में दिया गया है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है। तो अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध है? अजंता गुफाएं, और यूनेस्को में भी शामिल किया गया अजंता गुफाओं को, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इसको यूनेस्को में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में, अजंता गुफाएं। ठीक है, और इसका किसने बनवाया था? इसके कुछ भाग है सातवाहन वंश के द्वारा बनाए गए थे। इसका कुछ भाग सातवाहनों के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। अपतृष्ण के जीवन वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो वो कौन सा कीट है? काच नील। ऑप्शन नंबर काच नील कीट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 38 में, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होती है? तो पशु कोशिकाओं में कौन सा भाग नहीं होती है? तो यह है कोशिका भित्ति है जो पशु कोशिका में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 39 में, एंजाइम मदद करता है किस प्रकार? तो एंजाइम है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो भोजन के पचाने में काम आता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान बहुत सी जगहों पर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 40 नंबर प्रश्न में, समान श्वसन दर क्या है? समान श्वसन दर क्या है? तो समान श्वसन दर है जो आपको 12 से 16, ऑप्शन नंबर डी 12 से 16 प्रति मिनट समान श्वसन दर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समान श्वसन दर 12 से 16 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अम्ल है जो अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सम्मिलित है? तो वो कौन सा होगा? तिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तिल्ली है जो अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विषाणुओं को हटाने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 42 में चलते हैं, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विषय सही है? तो इसमें प्रोजेस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये नर प्रजनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 43 में, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो कौन सा ट्रिपलेट कोड है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है? तो वो ट्रिपलेट कोड है UAA और UGA समाप्ति कोड है।
वह अंतिम चरण है जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यूएए। यूएए एक और कौन है यूजीए, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर इन चार में से यूए दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है कौन सा पादप? तो सिनकोना है जो मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सिनकोना है जो मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। 45 में पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? कौन से हिस्से में पराग का उत्पादन होता है पुष्प का? तो पुष्प के जो परागकोश होता है उसमें पराग का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन? परागकोश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 में चलते हैं। लैक्टोवेसिल्स इसमें विशेष भूमिका निभाता है किसमें? तो लैक्टोवेसिल्स है दूध को दही में बदलने के लिए विशेष भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 47 में संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो संगठन का जो उच्चतम स्तर है जैव मंडल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? जैव मंडल। जो बाहर वातावरण को जैव मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल जो है पृथ्वी के धरातल से जो बहिर्मंडल होता है उसे जैव मंडल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट करते हैं आवेग का विमेय सूत्र क्या है? तो आवेग का विमेय सूत्र है, तो आवेग बराबर होता है फोर्स गुना टाइम यानी बल गुना समय। तो बल बराबर सूत्र होता है एम ए गुना टी। तो एम ए का क्या होता है यानी मास गुना त्वरण होता है, तो उसका एम एल टी माइनस 2 होता है और गुना टी है तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। एम एल टी माइनस 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आवेग का विमेय सूत्र एम एल टी माइनस 1 होगा। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? यह प्रश्न पूछा गया। कितने मील तैरते हैं? 0.6215। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 0.62। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं न्यूटन के पहले सिद्धांत। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 52 में मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? तो वो उत्पन्न होती है आपको कंठ द्वार में। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसमें? मानवों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कहाँ होती है? कंठ द्वार में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 53 में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटती है या घटता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो जी का मान है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई के अनुसार घटता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऊंचाई पर बढ़ने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है। ऊंचाई कमेगा तो जी का मान बढ़ेगा और ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 54 में निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी इसमें से कौन सा दिया गया है? इसे देखें तो प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 55 में क्या दिया गया है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 56 में वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोध के मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ओम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओम वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। 57 में स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। तो स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ जो है किससे? प्रत्यास्था संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 58 में 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इन चारों गैसों को किस प्रकार पहचान की जा सकती है? तो गैस में जलता हुआ कागज डालकर? नहीं। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर? यह भी नहीं। या चूने के पानी गैस को गुजार कर? यह भी नहीं। तो कौन होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उपरोक्त में से कोई प्रक्रिया द्वारा नहीं प्रयोग किया जा सकता। 59 में भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 60 में निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु से त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो इन चार ऑप्शन में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या होता है किसका? वो है क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्लोरीन का सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आगे देखें 61 में इन्वर्टर बैटरी में
कौन सा एसिड का प्रयोग में लिया जाता है? इन्वर्टर के बैटरी में कौन सा एसिड का? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, H2SO4। इन्वर्टर एसी में कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट को चलते हैं, कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। तो कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है, वो उसका नाम क्या है? तो कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक का नाम है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सिलिका कांच बनाने में प्रमुख घटक है। 63 में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यदि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र देखें CaOClCl। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बी सही आंसर होगा, CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। 64 में देखें, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो कैलेमाइन एक खनिज है, उसमें क्या होता है? तो उसमें कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। कैलेमाइन में क्या क्या होता है? ZnCO3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया 65 में, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट की परत संरचना होती है क्योंकि ग्रेफाइट एक मुलायम होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, इसलिए पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट एक मुलायम होती है और एक कार्बन परमाणु के षष्ठकोणीय वलय संरचना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 66 में चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन सा है इसमें से? तो योगात्मक बहुलक पीवीसी क्या है? यह योगात्मक बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, पीवीसी। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार के कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? बिहार की वो कौन सी महिला थी जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो वो था माधुरी देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, माधुरी देवी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 68 में। 68 में दिया गया है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो महिलाओं को बिहार में जो 50% आरक्षण दिया गया था पंचायत चुनाव में, वो वर्ष 2006 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 69 में, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? तो WCC की मेजबानी कौन करेगा 2025 में? ये दिया गया है। तो WCC की जो मेजबानी 2025 में करेगा वो UAE करेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, UAE के द्वारा 2025 में WCC का मेजबानी करेगा, विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगी कौन? UAE। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न में, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा को जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। आयोग की अध्यक्षता करेंगे कौन? करेंगे इस आयोग की अध्यक्षता? जांच आयोग का गठन किया गया, इस आयोग की अध्यक्षता अजय लांबा के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, किसके द्वारा? अजय लांबा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 71 नंबर प्रश्न की ओर, सार्वजनिक क्षेत्र में PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विनिवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया गया है 72 में, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो ये पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है अमृता प्रीतम। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम का क्या? अरुंधति राय है, अमृता प्रीतम नहीं, उनका नाम है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्या नाम है इनका? अरुंधति राय, जिन्होंने अरुंधति राय की जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसके लिए उन्होंने सबसे पहली बार भारतीय महिला बनी बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, सर विलियम जोन्स ने खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो सर विलियम जोन्स ने वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, 74 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित था? कौन सा स्मारक था जो क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम के भारत आने के स्वागत में बनाई गई थी? वो कौन सा स्मारक है? तो उस स्मारक का नाम क्या है? तो उस स्मारक का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 75 प्रश्न में, नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह ने वर्ष 1739 में भारत पर हमला किया था और लूटपाट की थी और सबसे प्रसिद्ध म्यूर से हसन भारत से ले गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि आपको इसी प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास मॉडर्न इतिहास पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल में के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा
और भारतीय इतिहास का तीनों पार्ट का प्लेलिस्ट में अलग-अलग अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के चैनल में जाएँ, वहाँ पर मिलेगा, या उस सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और भारतीय संविधान से भी संबंधित पूरी बुक को मैं समाप्त कर दिया हूँ दोस्तों, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में प्रीवियस ईयर प्रश्न है, उसमें सारे प्रश्न घटना चक्र बुक से लिए गए। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो उसे भी जाकर देख लें, और उसे देखने के बाद प्रैक्टिस सेट बनाए दोस्तों। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। इससे आप अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग जाकर जरूर देखें दोस्तों, और यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 76 नंबर प्रश्न की ओर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी वो सुमित्रा महाजन थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। जबकि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बनाया गया था, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक में अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। यह किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कितना? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं है? काकोरी रेल डकैती कांड से कौन नहीं है? कौन से स्वतंत्रता सेनानी का नहीं है? तो वह है भगत सिंह का संबंध काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भगत सिंह का नहीं है। और यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में स्थित हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और इसका नाम 221 में बदलकर, इस घटना का नाम 221 में बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 81 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना में हुई थी। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इसमें WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164 सदस्य है। कितने हैं? तो 164। इसके महानिदेशक नागोजी अंकोजा अवेला है वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? नागोजी अंकोजा अवेला। ठीक है, और ये इसमें वर्तमान समय में 164 सदस्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया 82 में इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो भूतपूर्व USSR का हिस्सा कौन नहीं था इसमें? तो वो फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यूएसएसआर का हिस्सा फिनलैंड नहीं था। रूस, जॉर्जिया और मालदीव ये सब यूएसएसआर का हिस्सा था। और 83 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देखें किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर प्रश्न में। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर NIC में स्थापित किया गया था। तो NIC में क्या स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था NIC को? तो वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 85 में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अब 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1979 में से प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोग को और भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध है और सभी का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।